हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इस वीडियो में हमारा जो एग्जाम है जैब, इसका जो पेपर 1 है दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसका मॉड्यूल बी दैट इज फंक्शंस ऑफ बैंक का टॉपिक ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि एज अ बैंकर आप लोगों के पास में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ क्या आते हैं, कस्टमर्स आते हैं। कभी कोई इंडिविजुअल कस्टमर को जो है अकाउंट ओपन करवाना है, कोई जॉइंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, कोई कंपनी अकाउंट खुलवाना है, किसी पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट खोलना है, राइट। इस काइंड से आप लोगों के पास में आप लोग जो डेली हो वेरियस काइंड ऑफ कस्टमर से डील करते हैं। नाउ एज अ जनरल जो हमारी डे टू डे फंक्शनिंग है उसके हिसाब से आप लोगों को बहुत सारे नॉर्म्स रूल्स पता भी होंगे कि जो अकाउंट्स है वो कैसे ओपन करने होते हैं, किस पर्टिकुलर जो है एक्ट के अंदर, सेक्शन के अंदर जो है वेरियस अकाउंट्स को ओपन करना है। अब अगर हम नॉर्मली देखें तो एक जो बैंकर होता है वो कोई अकाउंट खोलते टाइम पे ये नहीं देख रहा है कि अच्छा इस पर्टिकुलर एक्ट में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये है, इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं आप लोग क्या करते हो कि हाँ आपको पता है कि ऐसे ऐसे अकाउंट खुलता है, ये पर्टिकुलर नॉर्म्स हमें मानने हैं, हमारी जो भी बैंक है उसके अकॉर्डिंग ये रूल्स हमें मानने हैं और हम उसके अकॉर्डिंग जो है अकाउंट खोल देंगे। नाउ जब हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, दैट इज जैब के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक बैंक के बारे में तो हम बात नहीं कर रहे हैं कि नहीं इस बैंक में कैसे अकाउंट खुलता है, हम इन जनरल नॉर्मल बात करेंगे। एंड नॉर्मल में जो वेरियस सेक्शंस हैं, जो वेरियस जो है एक्ट है, उनके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, एक किसी भी अकाउंट को खोलने से पहले कैसे जो है अकाउंट खुलेगा, अकाउंट ओपन होने के बाद में कौन से अकाउंट पर कौन जो है लाइबल होगा, जैसे कि पार्टनरशिप में किस पर्सन को जो है लाइबल माना जाएगा या किसे जो है मनी दिया जाएगा। इफ इन केस एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाए या एक जो पार्टनर है उसे कोई भी XYZ रीजन की वजह से जो है वो इनकेपेबल हो जाए तो ऐसे केस में क्या होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही प्रिसाइज मैनर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट के बारे में। 1 बाय 1 जो है हम सारे अकाउंट्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा एक पर्सनल अकाउंट, दैट इज अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल। हम सीधा बोल सकते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन का क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है। एक इंडिविजुअल पर्सन, मैं आई हूँ आप लोगों के पास में कि सर या मैम मेरा अकाउंट जो है वो ओपन कर दीजिए। यहाँ पर मेरे पीछे मेरे साथ में कोई पार्टनर नहीं है, मैं कोई जॉइंट अकाउंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोई माइनर का अकाउंट नहीं खुलवा रही हूँ, मैं अपना खुद का अकाउंट खुलवा रही हूँ एंड इंडिविजुअली उससे ऑपरेट करने वाली हूँ। तो अब ऐसे केस में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। सो द अकाउंट कैन बी ओपन्ड इन द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और इन द नेम ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो अकाउंट है वो एक इंडिविजुअल के नेम पे भी ओपन हो सकता है और 2 या 2 से ज्यादा के भी नेम पर हो सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो, जैसे कि अगर हम माइनर का देखें तो माइनर क्या करता है, माइनर का अकाउंट ओपन होता है, नाम उसमें जो एक मेन नेम होता है वो माइनर का आता है, लेकिन उसे जो है वो किसके अंडर वर्क करता है, उसके गार्जियन के अंडर, उसके पेरेंट्स के अंडर, राइट। किसी ना किसी से वो जो है अकाउंट लिंक होता है, किसी मेजर से जो है अकाउंट लिंक होता है। अभी उसके बारे में भी हम लोग आगे देखने वाले हैं अच्छे से। So the person or all of them should be the age of maturity, all right, should sound mind and should not be undischarged insolvents and not disqualified from contracting by any to which he is subject। बहुत ही सिंपल सी चीज है, जिसका भी अकाउंट खुलेगा वो एक मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, उसके पास में कोई भी जो है अनडिस्चार्ज इनसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, देन कोई भी काइंड ऑफ जो है किसी भी चीज से या कॉन्ट्रैक्ट में आने से जो है वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अब एक सिंपल सी चीज है कि एक अकाउंट अगर ओपन होता है तो वो एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन अ बैंक एंड अ कस्टमर, राइट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, है ना। तो ये भी क्या है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है एंड कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक पर्सन जो है वो केपेबल नहीं है जो है वर्क करने के लिए तो उस पर्सन को हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लेंगे, सीधी सी बात है, राइट। और अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, उस पर जो है वो किसी भी काइंड से, किसी भी रीजन से अगर वो पर्सन एलिजिबल नहीं है या उस पर्सन को जो है
क्या बोला गया है, उस पर जो है वो डिस्क्वालिफाइड है कि वो उसका जो है अकाउंट ओपन हो सके, तो ऐसे केस में उस पर्सन का कोई भी बैंक जो अकाउंट नहीं ओपन करेगी, क्योंकि अगर बैंक ने ओपन किया तो ऐसे केस में उस कस्टमर को नहीं पकड़ा जाएगा। किसको पकड़ा जाएगा? अगर कोई भी काइंड ऑफ जो है आगे जाके कोई भी फ्रॉड होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बैंक को पकड़ा जाएगा, और ऐसे केस में बैंक की जो इमेज है उस पर क्या होगा, उस पर भी इफेक्ट होने वाला है। ऑल राइट, सो अगर एक इंडिविजुअल का अकाउंट ओपन किया जाता है तो उसमें ये सारी चीजें जो है वो कंसिडर की जाती है। So before the system of nomination for bank deposit has been recognized, in case of an account of an individual on whose death the banker faced the problem of paying the balance in his account, the banker did recommend opening of joint account so that the principle of survivalship will allow the banker to put the account at the disposal of the survival or the last survivor। यहाँ पर सिंपल सी चीज ये बोली गई है कि एक जो बैंकर है वो ऐसी जो कंडीशन होती है कि यार किसी पर्सन की जो है डेथ हो जाए या कुछ हो जाए, राइट, तो ऐसे केस में फिर वो जो मनी है वो किसके पास में जाएगा, तो इसलिए जो है बैंक ये बोलती है कि जॉइंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, ताकि जो भी आपका सर्वाइवर होगा, जो जॉइंट अकाउंट खोला है, ठीक है, दैट मींस दो लोग जो है वो जॉइंटली अकाउंट खोल रहे हैं, तो अगर एक की डेथ होती है तो जो सर्वाइव कर रहा है उसको वो जो है मनी दिया जा सकेगा, राइट, या जो भी लास्ट सर्वाइवल होगा, अगर एक से ज्यादा जो है क्या हो गए उसमें लोग अगर इंक्लूडेड हैं तो फिर किसका जो है अकाउंट, वो जो अकाउंट का जो मनी है वो जो भी सर्वाइवर है उसे क्या किया जाएगा, उसे दिया जाएगा। अगर कोई भी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी तो वहां से क्या हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकती है, ठीक है। So with the introduction of nomination facility for bank deposits, the question as to whom the money should be paid on the death of the depositor stands settled, ठीक है। तो जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अपने वीडियोस में, नॉमिनेशन फैसिलिटी बेसिकली क्या हो गया कि हमने जो है किसी को एज ए नॉमिनी बना दिया है कि जस्ट इन केस अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये जो अकाउंट है इसमें जो भी मनी है या इसकी जो भी लाइबिलिटी है वो आप उस पर्टिकुलर जो मेरे नॉमिनी है उन्हें दे सकते हो, या उनसे जो है आप क्या कर सकते हो, मनी ले सकते हो इफ अगर बैंक को लेना हो तो, ठीक है। जस्ट इन केस अगर ऐसा कुछ हो कि मैंने लोन लिया है तो जो भी मेरा नॉमिनी है उससे क्या कर दिया जा सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, और जो भी मेरे अकाउंट में मनी है वो भी उसे दिया जा सकता है इफ समथिंग हैपेंस टू मी। ओके, सो इसीलिए जो है नॉमिनेशन फैसिलिटी की हेल्प से ये जो पर्टिकुलर है कि डेथ के बाद में क्या होगा, डेथ के बाद में ये पोजीशन किसका रहेगा, तो वो वाली जो एक कंफ्यूजन होता है वो क्लियर आउट हो जाता है। ऑल राइट, नाउ जॉइंट अकाउंट होल्डर्स की अगर हम लोग बात करें, पर्सनल अकाउंट हो गया, दैट इज सिंपल सा है, इंडिविजुअल अकाउंट होना। अब जॉइंट अकाउंट होल्डर की अगर हम लोग बात करें, सो जॉइंट अकाउंट इज द अकाउंट ओपन्ड बाय 2 और मोर पर्सन्स, व्हाइल ओपनिंग द अकाउंट एंड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म शुड बी साइंड बाय ऑल द अकाउंट होल्डर्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, 2 और मोर, यहाँ पर 2 का होना तो कंपलसरी है, मतलब कि एटलीस्ट 2 का होना तो कंपलसरी है, तभी जो है उसे क्या बोला जाएगा कि वो जॉइंट अकाउंट है। तो 2 या 2 से ज्यादा जो है लोग मिलकर क्या करते हैं, एक अकाउंट खोलते हैं, उसे जॉइंट अकाउंट बोला जाता है। ऑल राइट, नाउ सभी लोगों के साइन होना जरूरी है जब भी एक जॉइंट अकाउंट ओपन हो रहा है, दिस इज वेरी सिंपल। नाउ इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑपरेटिंग द अकाउंट मे बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जो इंस्ट्रक्शंस हैं अकाउंट को ऑपरेट करने के वो इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। ईदर और सर्वाइवर, बोथ जॉइंटली, फॉर्मर और सर्वाइवर, एनी वन और सर्वाइवर। अगर हम देखें तो ईदर और सर्वाइवर एंड एनी वन और सर्वाइवल जो है वो एक काइंड से जो है सेम ही होता है। What is either और सर्वाइवल? लेट्स से 2 लोगों ने जो है ज्वाइंट अकाउंट खोला, ठीक है, ए एंड बी। मान लीजिए ए की डेथ हो गई, अब ए की डेथ हो गई तो सर्वाइव किसने किया, बी ने, राइट। सो दैट मीन्स कि जो बी है वहां पर क्या हो सकता है, वो जो बी है वो ऑपरेट कर सकता है अकाउंट को, अगर ईदर और सर्वाइवल की बात है तो, ठीक है। या फिर मान लो दोनों ही सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, दोनों की डेथ नहीं हुई, तो दोनों में से कोई भी जो है ऑपरेट कर सकता है, ईदर ए और बी, दोनों में से कोई भी जो है ऑपरेट कर सकता है। सेम गोज टू एनीवन और सर्वाइवर, अगर दोनों जो है दोनों जो है जिंदा हैं, दोनों की लाइफ है एट प्रेजेंट, दोनों जो है लिविंग है अभी, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे कि इन दोनों में से एनीवन कैन ऑपरेट द अकाउंट ए और बी। लेकिन अगर मान लीजिए एक की डेथ हो जाती तो ऐसे केस में जो सर्वाइवल है वो ऑपरेट कर लेगा, ठीक है। देन कम्स बोथ जॉइंटली, जिसमें दोनों जो है जॉइंटली ऑपरेट करते हैं,
ऑल राइट। देन कम्स फॉर्मर और सर्वाइवर। फॉर्मर और सर्वाइवल में क्या है, इसमें सबसे पहले जो फॉर्मर है दैट मीन्स जब एक अकाउंट ओपन कर रहा है, जो फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में ऑब्वियस सी बात है कि एक पर्सन का नाम पहले लिखा जाएगा, दोनों पर्सन का नाम एक साथ में तो नहीं लिख सकते, है ना, ए या बी में से एक पर्सन का नाम पहले लिखा जाएगा, तो जिसका नाम पहले है, फर्स्ट जिसका नाम आया है वो ऑपरेट करेगा। एंड इफ इन केस वो जो फॉर्मर है उसकी डेथ हो जाती है तो फिर जो सर्वाइवर है वो ऑपरेट कर सकता है। ऑल राइट, तो जो जॉइंट अकाउंट्स हैं वो कुछ इस वे में क्या किए जाते हैं, ओपन किए जाते हैं, ईदर और सर्वाइवर, बोथ जॉइंटली, फॉर्मर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर। ठीक है, आई गेस ये जो 4 नॉर्म्स है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। Then, in the absence of any instructions for operating the account, the operation will be by all account holders jointly. अगर उन 4 में से हमने कोई भी जो है इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, जिसने भी जो है जॉइंट अकाउंट ओपन किया, अगर उसने नहीं बताया है कि वो कैसे जो है इस अकाउंट को ऑपरेट करने वाले हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, सब लोग जॉइंटली जो है उस अकाउंट को ऑपरेट करने वाले हैं। ठीक है, if any change is required in operational instructions by any one or more of the account holders, or if any one or more of the account holders desire to revoke the instructions already given, such modification or revocation of the instructions already on record should be signed by all the account holders. अब ये चीज बहुत ही सिंपल सी एंड बेसिक सी है कि अगर कोई भी चेंजेस करने हैं तो फिर ऐसे केस में जो सारे अकाउंट होल्डर्स हैं उन सभी को क्या करना है, उन सभी को परमिट करना पड़ेगा। परमिट कैसे करेंगे, साइन कर कर। सारे अकाउंट होल्डर्स का साइन जो है वो जरूरी है। अगर एक भी अकाउंट होल्डर उसमें से जो है चेंज के लिए रेडी नहीं है तो चेंज नहीं होगा। सबकी जो है सहमति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, however any of them can stop the payment of a check issued by any other joint account holder. और कोई भी जो है, जैसे कि ए बी सी 3 लोग हैं, मान लीजिए सी ने कोई चेक इशू किया है, तो वो जो सी ने चेक इशू किया है वो स्टॉप किया जा सकता है बाय ए एंड बी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा क्यों, क्योंकि वो जॉइंट अकाउंट है ना, पेमेंट अगर हो रहा है तो सबकी जो है, सबकी क्या होगा, सबका कोऑर्डिनेशन उसमें होना जरूरी है कि हाँ पेमेंट कर दो। अगर सी ने जो है इशू कर दिया चेक और ए और बी नहीं चाहते कि वो मनी हमारे अकाउंट से जाए, तो ए या फिर बी दोनों में से कोई भी जो है उस चेक का जो है पेमेंट स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, the instructions for operation in the account will stand countermanded in case of insanity, insolvency, death of any of the joint account holders and operation in the account will be stopped. ठीक है, अगर जो इंस्ट्रक्शंस है अकाउंट के वो जो है क्या है, वो अगर इंसैनिटी, अगर डेथ या फिर इंसॉल्वेंसी के केस में क्या हो रहे हैं, कुछ चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे केस में वो जो अकाउंट है उसकी जो सारी ऑपरेशन है वो क्या कर दी जाएगी, वो रोक दी जाएगी। वहां पर जो है कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, मतलब कि वो जो अकाउंट है वो ऑपरेट नहीं किया जाएगा। नाउ रूल्स फॉर क्लेम ऑफ अकाउंट, किन पर्टिकुलर जो है सिनेरियोज के अंदर जो वेरियस जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं वो अपने अकाउंट को क्लेम कर सकते हैं, देखते हैं। ऑन द डेथ ऑफ एनी ऑफ द जॉइंट अकाउंट होल्डर्स द सर्वाइवर्स आर एंटाइटल्ड टू द होल अमाउंट। ठीक, अगर किसी भी जो है अकाउंट होल्डर की डेथ होती है तो जो भी सर्वाइवर्स हैं उन्हें जो है पूरा अमाउंट एंटाइटल किया जाएगा, दे आर एंटाइटल्ड टू द होल अमाउंट। Nomination can be entertained for payments of balance in the case of death of all the joint account holders. जो नॉमिनेशन है वो बिल्कुल एंटरटेन किया जा सकता है। अगर मान लो जो सारे जॉइंट अकाउंट होल्डर्स है उनकी डेथ हो जाए तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, तो उन्होंने किसी को अपना नॉमिनी बनाया है तो उस नॉमिनी को जो है ये सारा पेमेंट किया जा सकता है, इफ इन केस सारे जॉइंट अकाउंट होल्डर्स की क्या हो जाए, डेथ हो जाए तो। ठीक है, no right of set off can be exercised in case of joint account for the amount due to the bank in an individual capacity. राइट ऑफ सेट ऑफ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कोई भी जो है राइट ऑफ सेट ऑफ जो है वो एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है किसी भी जॉइंट अकाउंट के केस में, अगर जो है बैंक उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर हम बात करें तो जो है वहां पर कोई भी जो अमाउंट है वो एक्सरसाइज नहीं होगा इन केस ऑफ राइट ऑफ सेट ऑफ। ठीक है, देन कम्स अकाउंट्स ऑफ माइनर। अब माइनर कौन हो जाते हैं, माइनर वो लोग हो जाते हैं जो कि 18 ईयर्स के बिलो हम बोलेंगे।
राइट। 18 ईयर्स की बिलो के एज वाले लोग माइनर होते हैं एंड 18 ईयर्स के अबव मेजर होते हैं। नाउ एज अ बैंकर आप लोग जो हो माइनर से भी डील करते हैं, क्योंकि पहले तो इतना नहीं था, आज की डेट में फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज्यादा हो गया है एंड जब हम एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं तब स्कूल में क्या मांगा जाता है, बैंक अकाउंट मांगा जाता है, जो कि जॉइंटली ओपन होता है एक माइनर का उसके पेरेंट्स के साथ में या किसी भी गार्जियन के साथ में, है ना। तो ये जो अकाउंट, बैंक अकाउंट की जरूरत है, ये सब है, तो इसकी वजह से क्या होता है, माइनर्स को भी अकाउंट ओपन करवाने पड़ते हैं। एंड अगर डे टू डे जो है फंक्शनिंग देखें तो आप लोग भी जो है बहुत सारे माइनर के अकाउंट से डील करते हैं। अब माइनर के अकाउंट में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, माइनर जो है वो किस किस चीज से एंटाइटल्ड है और कहां कहां पर वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो चीजें समझ लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, एवरी पर्सन domiciled in India, including a minor for whom a guardian for the person or property is obtained is appointed by a court, attains the age of majority on his or her completing the age of 18 years। बहुत ही सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर क्या दिया गया है, एक माइनर की डेफिनेशन कि माइनर कौन होता है, ठीक है। सो एज पर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, when the age of maturity has been provided by law to be 18 years, any person less than that age even by a day would be minor in law। अगर एक डे से भी कम है तो वो क्या होगा, माइनर कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा बर्थडे आज है और आज मैं 18 इयर्स की होने वाली हूं, तो अगर मैं कल की बात करूं तो कल मैं क्या थी, कल मैं माइनर थी। और अगर कल मैं अकाउंट ओपन करवाने जाऊंगी तो बैंक वाले बोलेंगे कि यार एक दिन और रुकी जाइए ना आप, फिर आप मेजर वाला अकाउंट ही ओपन करवाना, माइनर वाला करवा ही क्यों रहे हो, राइट। फिर माइनर को मेजर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि उस टाइम पर वो मेजर का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। बैंक को जो है उसकी पूरी लीगल प्रोसीडिंग्स माननी पड़ेगी। एंड अगर फिर भी मैं अगर कल ही अपना क्या करवा रही हूँ, बैंक अकाउंट ओपन करवा रही हूँ, तो ऐसे केस में बैंक मेरा जो है माइनर वाला अकाउंट ही ओपन करके देंगे। ऑल राइट। Now it further states that every person is competent to contract who is the age of maturity according to the law. He is subject and is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. The essence of this is that a minor is not competent to enter into the contract. This affects his capacity to hold, acquire and dispose of property. क्यों माइनर का अकाउंट अलग ओपन करते हैं मेजर का, तो उसका यही रीजन है कि एक मेजर को क्या माना जाता है, एक मेजर माना जाता है कि वो कंपिटेंट है किस चीज के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। लेकिन माइनर जो है वो कंपिटेंट नहीं होता है। माइनर को क्या माना जाता है कि अभी उस पर्सन को समझ नहीं है, उसे नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे जो कि उसके लिए सही ना हो, इसलिए जो है एक माइनर को कंपिटेंट नहीं माना जाता है और इसीलिए जो है उसका एक इंडिविजुअल एकदम इंडिपेंडेंट जो है अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है। Okay, so a contract for the supply of the necessities of life as per status of the party to a minor is a valid contract। अगर कोई necessities of life है तो ऐसे केस में अगर माइनर उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। In the same way, a minor can also recover money from others if advanced, since a minor can be a beneficiary। एक माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी को मनी एडवांस पे दिया है, किसी को मनी दैट मीन्स लोन पर या क्रेडिट पर दिया है, तो माइनर जो है वो एंटाइटल्ड है, माइनर जो है वो लायबल है कि वो उस मनी को क्या कर सके, उस मनी को जो है वापस ले सके, ठीक है, उसका जो है पेमेंट रिसीव कर सके, क्योंकि माइनर इज अ बेनिफिशियरी। माइनर के फायदे बहुत होते हैं। माइनर जो है सारे जो पेमेंट रिसीव करने हैं, सारी जो चीजें सब मिल रही है उसको, लेकिन माइनर के ऊपर जब लायबिलिटी वाली चीज आती है तो क्या बोल दिया जाता है कि माइनर इज इनकम्पिटेंट, तो वो जो है उसे हम लायबल नहीं मानेंगे। तो ये जो है ये माइनर का एक काइंड ऑफ हम क्या बोल सकते हैं, बेनिफिट भी है, ठीक है। इन केस ऑफ ऑल अदर कॉन्ट्रैक्ट्स माइनर में रेप्यूडिएट his promise और consent, ठीक है। या फिर इसके अलावा और भी कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट्स है तो जो माइनर है वो उसका प्रॉमिस या कंसेंट जो है
वो दे सकता है या उससे जो है पीछे भी हट सकता है। With a view to inculcating the habit of thrift and savings, banks, however, allow minors above the age of 10 years to open and operate deposit accounts subject to certain conditions attached to such accounts. ठीक है, एवरी माइनर या एवरी पर्सन हु इज अबव 10 years वो अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और ये किस लिए? फाइनेंशियल इंक्लूजन, या फिर हम बोलें कि जो माइनर में एक जो हैबिट लगाने किस चीज की, सेव करने की, वो जो है उसके लिए डिपॉजिट अकाउंट्स ओपन किए जा सकते हैं। एंड इन डिपॉजिट अकाउंट्स पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे, कुछ चीजें जो है वो माननी पड़ेंगी। वो क्या है? So opening of minors account needs completion of certain formalities with introduction from an existing account holder or identification, identity, age and residence proof and ID card from the school etc. जो माइनर है उसका अकाउंट अगर आप किसी बैंक में ओपन कर रहे हो तो जरूरी है कि कोई ना कोई पर्सन उसके पहचान वाला जिसका अकाउंट जो है ऑलरेडी होना चाहिए उस पर्टिकुलर बैंक में। वहां से जो है आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है, आईडी प्रूफ वगैरह मांग लेते हैं, स्कूल के जो है आईडी प्रूफ दे दीजिए ताकि जो है और क्लैरिटी हो। एज, आइडेंटिटी, रेसिडेंस, इन सारे प्रूफ जो है, ये सारे प्रूफ जो है वो क्या करते हैं, वो लिए जाते हैं बाय अ बैंक बिफोर ओपनिंग अ माइनर्स अकाउंट। ऑपरेटिंग बाय गार्जियन और माइनर सेल्फ, जो ये आपके माइनर अकाउंट्स होते हैं ये गार्जियन भी ऑपरेट कर सकता है एंड जो माइनर है वो खुद भी ऑपरेट कर सकता है। कैसे कर सकता है और क्या क्या चीजें हैं वो देखिए। सो यूजुअली द अकाउंट्स शुड बी ऑपरेटेड बाय द गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर whose date of birth and date of attaining maturity recorded in a ledger account. After attaining maturity, the guardian is not allowed to operate the account any further without confirmation from the minor who is now a major. बहुत ही सिंपल सी चीज है, जब तक एक पर्सन माइनर है तब तक एक गार्जियन जो है वो उसके बिहाफ में क्या करता है, उसके बिहाफ में अकाउंट्स को ओपन करता है। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा, आप किसी भी एक माइनर का अकाउंट ओपन करते हो तो वहां पर जब आप चेकबुक में जो साइन लगता है या चेक के थ्रू अगर कोई पेमेंट किया जा रहा है तो उसमें माइनर का साइन नहीं लगाते, उसमें किसका साइन यूज करते हैं, जो गार्जियन है उनका साइन यूज करते हैं। लेकिन आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी वो जो माइनर अकाउंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है या कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू अ मेजर अकाउंट एंड देन उसके बाद में जो गार्जियन है वो उस पर्टिकुलर अकाउंट को बिना माइनर की परमिशन के ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो है वो माइनर मेजर बन चुके हैं। दैट मीन्स ही और शी इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। All right. Now section 26 of NI Act provides that a minor may draw, endorse, deliver and negotiate a negotiable instrument, and as such a minor can draw a check. Ordinarily, balances in such account are subject to maximum amount. No overdraft is allowed in these accounts. Overdrafts allowed नहीं होते हैं माइनर के अकाउंट्स में। माइनर्स जो हैं वो चेक ड्रॉ कर सकते हैं, माइनर जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को। द माइनर शुड बी लिटरेट, पढ़ा लिखा होना चाहिए, एटलीस्ट उसे साइन करते और चीजों को पढ़ते और समझने की जो है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। टू माइनर्स के नॉट ओपन अ जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट वाला जो केस है वो माइनर में हम नहीं कर सकते, दो माइनर्स एक साथ में मिलकर एक जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे कर सकते हैं कि एक माइनर एक मेजर है तो वो चल जाएगा, लेकिन दो माइनर एक साथ में जो है जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। ऑल राइट, the father is the natural guardian for opening the account, but RBI has authorized the mother also to sign as a guardian. However, banks should take adequate safeguards in allowing operation in such accounts by ensuring that the minor's account opened with mothers as guardian are not allowed to be overdrawn and that they always remain in credit. ठीक है, वैसे तो नॉर्मली जो एक माइनर का अकाउंट होता है उसमें ओवरड्राफ्ट अलाउ ही नहीं किया जाता है, लेकिन स्टिल अगर मदर जो है अगर वो एज अ गार्जियन बनती है एक किसी भी माइनर की, तो ऐसे केस में ओवरड्राफ्ट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस अलाउड नहीं होता है। और जो अकाउंट है वो हमेशा क्रेडिट में रहना चाहिए। दैट मीन्स एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो अमाउंट है वो अकाउंट में होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस जो फादर है वो नेचुरल गार्जियन माने जाते हैं।
ऑल राइट, सो आई गेस ये जो माइनर का अकाउंट है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर है. चिल्ड्रन older than 10 years will no longer need the help of their parents or guardian to open and operate a saving banks account. To boost financial inclusion, the Reserve Bank of India in May 2014 said that the banks were at liberty to allow minors above 10 years to independently open and operate saving banks account. As of now, banks allow minor to operate bank accounts only along with their parent or a guardian. All children and teenagers below the age of 18 are considered minors under current rules. ऑल राइट, अब वैसे तो आरबीआई ने तो क्या दे दी, परमिशन दे दी कि 10 साल से ज्यादा जो बच्चे हैं, 10 साल की उम्र से ज्यादा जिसकी जो है वो लोग एक अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं खुद ही, वो जो है खुद ही चेक्स वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड खुद ही जो है ऑपरेट कर सकते हैं. लेकिन एज ऑफ नाउ बैंक्स जो है अलाउ नहीं करती है उनके इंडिविजुअल लेवल पर, क्योंकि बैंक को क्या रिस्क रहता है कि व्हाट इफ ये माइनर जो है ये अगर हमारा जो अमाउंट है वो नहीं रिटर्न कर पाया या माइनर की वजह से जो है हम किसी रिस्क पर आ गए, तो इसलिए जो है बैंक इंडिविजुअली एट प्रेजेंट अलाउ नहीं करती है. बैंक्स को क्या ज्यादा फेवरेबल लगता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो गार्जियंस हैं, उनके साथ में अकाउंट क्या किया जाए, ओपन किया जाए. All right, so I guess minors का जो अकाउंट है that is clear. RBI also allowed banks to offer additional facilities like internet banking, ATM debit card and checkbook to a minor. However, the central bank said that such facilities should be within the overall norms, that bank will not allow a minor's account to be overdrawn and that these accounts should always remain in credit. ये सारी जो फैसिलिटीज है आरबीआई ने बोला है कि प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन इसके पीछे एक जो है चीज हमेशा बैंक को माननी पड़ेगी, क्या, ओवरड्रॉ नहीं कर सकते, एंड सेकेंड चीज हमेशा ये जो अकाउंट्स है ये क्रेडिट में रहने चाहिए. ठीक है. However, RBI has given the leeway to banks to fix the minimum age at which they will allow minors to operate saving banks accounts independently. Banks can also fix a maximum limit of money such as minors can have at their disposal through such account. Banks can also decide on what kind of documents will be needed to open accounts by minor, a notification from RBI said. बहुत ही सिंपल सी एंड वही चीजें जो है यहाँ पर लिखी गई है कि ये सब कुछ एट द एंड जो है एक इंडिविजुअल बैंक पर भी डिपेंड करता है कि वो किस एज को जो है माइनर कंसिडर कर रहे हैं, किस एज के जो लोग हैं उसके बाद में वो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं. या जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 10 साल से ज्यादा एज पर आरबीआई तो आप ऑपरेट कर सकते हो बैंक्स को इंडिविजुअली, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो अलाउ नहीं करती है. तो ऐसे केस में जो है आरबीआई ने ये पर्टिकुलर जो सर्कमस्टेंसेस हैं ये किसके अंडर रखे हैं, इंडिविजुअल बैंक्स के अंडर भी रखे हैं कि वो अपने अपने तरीके से अपने अपने बैंक्स के हिसाब से अपनी अपनी बैंक के लिए जो है वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम कर सकते हैं. ठीक. Then comes rules of operation. If the guardian dies during the minority, then the balance can be paid to the minor after attaining majority. Second, if the minor account holder dies, the balance is payable to the natural guardian as he becomes the absolute owner of it. Then comes in the case of a married minor girl, her husband, if a major, shall be natural guardian, while in other cases the father or mother is the natural guardian, and the terms natural guardian does not include stepmother or stepfather. बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर एक मेजर की डेथ हो जाती है तो आफ्टर मेजॉरिटी एक जो माइनर है वो उसकी मेजॉरिटी जो है अटेन करने के बाद में उसे जो है पूरा मनी पे किया जा सकता है. अगर एक माइनर की डेथ हो जाती है तो जो उसका गार्जियन है वो क्या है, वो पूरा पेमेंट जो है रिसीव कर सकता है, बिकॉज अब वही जो है उसके पास में एब्सोल्यूट कंट्रोल है उस अकाउंट का. अगर कोई माइनर गर्ल की शादी हुई है तो उसके लिए जो गार्जियन है वो कौन होगा, उसका हस्बैंड, अगर उसका हस्बैंड मेजर है तो. अदरवाइज उसके जो पेरेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, उसके नेचुरल गार्जियंस बन जाएंगे. एंड नेचुरल गार्जियंस में स्टेप मदर एंड स्टेप फादर जो है ये इंक्लूड नहीं होते हैं. ओके. देन नेक्स्ट अकाउंट पर चलते हैं, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सबसे सिंपल सा एंड बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, टाटा सन्स हो गए, ये है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. इसमें जो है एक पर्सन ने, जो इनके फाउंडर थे, उन्होंने जो है इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को सेटअप किया. फिर उनके बच्चे, उनकी जो है वाइफ लोग, ये सब लोग जो है उसी पर्टिकुलर बिजनेस में क्या कर रहे हैं, वर्क करते जा रहे हैं.
तो ये होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नाउ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कैसे जो है अकाउंट को ओपन करना है वो चीज देखते हैं। इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दैट इज HUF, द बिजनेस इज इनहेरिटेबल, वेयर अ हिंदू डाइज लिविंग अ बिजनेस इट passes on to the legal heirs. If he leaves male children, it descends to them and the property becomes a HUF property. The members of the family are called co-partners and eldest male child is the manager or the कर्ता। अब यहाँ पर बेसिकली जो है सबसे पहले इस अकाउंट को ओपन करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर वही चीज बताई गई है, जो भी एल्डेस्ट मेल चाइल्ड होता है वो मैनेजर बनते हैं एंड उन्हें क्या बोला जाता है, कर्ता बोला जाता है। जैसे कि प्रेजेंट डे रिलायंस इंडस्ट्रीज को हम लोग देख ले तो मुकेश अंबानी एट प्रेजेंट के एल्डेस्ट मेल मेंबर है, ही इज द मैनेजर एंड ही इज नोन एज कर्ता। When an account is opened in the name of a HUF, all the adult members have to sign even though the Karta would operate on the account. When the business is ancestral, the co-partners are liable to the extent of their share in the family प्रॉपर्टी एंड नो पर्सनल लाइबिलिटी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सभी के क्या होंगे, सभी के साइंस लगेंगे, फिर चाहे बाद में जो है सिर्फ कर्ता जो है वो ऑपरेट करे उस अकाउंट को, लेकिन ओपन करने के लिए सारे मेंबर्स के क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। नाउ रूल्स फॉर ऑपरेशन, द कर्ता हैज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी टू अवेल लोन एंड एग्जीक्यूट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। टू बी ऑन अ सेफर साइड, द लोन डॉक्यूमेंट्स शुड बी साइंड बाय ऑल द अडल्ट members. The Karta has the power to transfer an asset provided it is made for a legal necessity or for the benefit of the estates. The burden of proving legal necessity rests with the transferee. Names of the male minor co-partners should be kept on record and their guardians must sign the documents on their behalf. So basically जो करता है उनके पास में क्या रहती है, एक इम्प्लाइड अथॉरिटी रहती है कि वो लोन अवेल कर सकते हैं और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो खुद ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर सभी लोगों की जो है जरूरत नहीं है, लेकिन एक सेफर साइड पर होने के लिए जो लोन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अडल्ट जो मेल मेंबर्स हैं वो साइन करते हैं। दिस इज फॉर दी सेफर साइड। बैंक अपने साइड से जो है ये एक पर्टिकुलर चीज एक जो है उनकी सेफ्टी के लिए क्या करती है, ऑपरेट करती है या फंक्शन करती है। ठीक है, जो करता है उनके पास में पावर होती है कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं असेट्स वगैरह को। जो नेम्स है मेल माइनर को पार्टनर्स के वो जो है वो रिकॉर्ड में होने चाहिए और उनके जो गार्जियन है उन्हें वो साइन करेंगे कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है उनके बिहाफ में। दैट मीन्स अगर कोई माइनर को पार्टनर भी है तो उसे भी क्या किया जाएगा, उसका भी जो है रिकॉर्ड में सब कुछ जो है नेम्स वगैरह रखे जाते हैं। Now withdrawal of one of the co-partners does not put the existence of the firm in jeopardy. While opening the account and on the checks issued, the use of the word HUF is essential along with the name of the unit in order to give notice to the public that the drawer is signing for the HUF and not for the personal asset. अगर जो है HUF के नेम से अगर अकाउंट खुला है, अगर कोई कंपनी है जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर आती है तो वो जो है क्या आएगा, उसका जो है सारे जो चेक्स एंड डॉक्यूमेंट्स है उन सब में HUF लिखना जरूरी है ताकि जो भी सामने वाला पर्सन है उसको समझ में आए कि ये कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये एक जो है HUF जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, द अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय कर्ता हेड ऑफ द फैमिली। इफ इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस ब्रांचेस द अदर मेजर मेल को-पार्टनर्स are allowed to operate on the account। बहुत ही सिंपल सी चीज। Then comes partnership firm account। What is partnership? दो लोग मिल गए या दो से ज्यादा लोग जो है एक साथ में आकर एक कंपनी उन्होंने क्या की, फॉर्म कर दी। ठीक है, जैसे कि विलियम प्रॉक्टर एंड जो एक गैम्बलर थे, मैं उनका नेम भूल गई हूँ लेकिन उनका सरनेम क्या था, गैम्बलर, तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, PNG बना दी। सो दैट मीन्स व्हाट, दो या दो से ज्यादा लोग जो है मिलकर एक कंपनी बना दे, एक फर्म बना दे, उसे कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म। So Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines a partnership as the relationship subsisting between who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all.
registration of a partnership is optional except in the states of Gujarat and Maharashtra where it is compulsory. सिर्फ ये दो states में it is compulsory कि partnership firm जो है वो register होगी. Apart from that बाकी सारी जगह पर जो registration है वो optional होता है. अगर आपको registration करवाना है तो आप करवाओ, नहीं करवाना है तो मत करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन पार्टनर्स आज की डेट में जो है वो यही ज्यादा बेटर जो है डील करते हैं या फील करते हैं कि नहीं, उन्हें क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर जो है कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो चीज अथोराइज्ड है, वो रजिस्टर्ड है, तो कोई भी काइंड ऑफ जो है उसका जो है सेटलमेंट किया जा सकता है. लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं होगी तो कोई भी काइंड ऑफ सेटलमेंट या कोई भी काइंड ऑफ हेल्प जो है लीगल अथॉरिटीज नहीं करने वाली है. सो रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ द फर्म्स अकाउंट. अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, दैट इज बैंक अकाउंट अगर ओपन करना है तो उसके लिए क्या रूल्स जो हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं. सो व्हाइल ओपनिंग एन अकाउंट द पार्टनरशिप लेटर शुड बी साइंड बाय ऑल मेजर पार्टनर्स स्टेटिंग द नेचर ऑफ बिजनेस, names and addresses of all partners along with operative instructions as to who will operate the account. बहुत ही सिंपल है, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि सभी को क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा सारे मेजर पार्टनर्स को. एंड वो जो है ये भी बताएंगे कि ये जो अकाउंट है वो कौन ऑपरेट करने वाला है. In case of any internal dispute among partners, if any of them gives notice of stoppage of operation, then the account would only be operative by all the partners jointly. सारे पार्टनर्स जो वो जॉइंटली ही इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं. अदरवाइज जो है अगर कोई भी पर्टिकुलर जो है पर्सन मना कर दे कि नहीं ये अकाउंट ऑपरेट नहीं होगा, यहाँ पर जो है स्टॉप करो इस चीज को, तो वो जो है उस पर स्टॉपेज लग सकता है. पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट्स एंड कैन बाइंड द फर्म बाय देयर एक्ट्स. इट अप्लाइज to sleeping or secret partner also. Case law MM Abbas Bros and others versus Chetandas Fateh Chandra Ayer 1979. ओके सो जो सारे पार्टनर्स हैं उनके पास में एक म्यूचुअल एजेंट, सारे पार्टनर्स जो है वो म्यूचुअल एजेंट होते हैं और सारे जो पार्टनर्स हैं वो इस फर्म के अंडर, इस एक्ट के अंदर जो है क्या है, एक साथ में आकर पार्टनरशिप जो है फर्म बनाते हैं, चाहे वो स्लीपिंग या सीक्रेट पार्टनर भी हो. दैट मीन्स अगर कोई स्लीपिंग या सीक्रेट पार्टनर भी है तो भी जो है अगर बैंक अकाउंट की बात आ रही है तो उन सभी को क्या है, उन सभी को साइन वाइन करने की जरूरत है, सभी का कंसेंट जो है वो जरूरी है. एंड वो इस पर्टिकुलर लॉ या इस पर्टिकुलर केस के बाद में जो है ये सारा सेटलमेंट हुआ था. So when the powers of management restrict the rights of the other partners and is interested in one partner, could it be called a partnership? एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए जो पावर्स है मैनेजमेंट की वो जो है वो सारे अदर पार्टनर्स के राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रही है और सिर्फ एक पार्टनर को इंटरेस्ट करती है, तो क्या इसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है? तो यस, ये पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली वो सारे पार्टनर्स जो हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई हम जो है हम अपनी राइट से हमारी जो पावर्स है उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाओ और आप एक कोई भी पर्सन जो है वो इसका क्या करने वाला है, पूरा जो है वर्क करने वाला है. और ये कौन सा केस लॉ था? सो दैट वाज केडी कामंत कंपनी वर्सेस सीआईटी 1972 ITR-SC. ओके सो ये जो कुछ केसेस हैं, जो ये कौन सा पर्टिकुलर केस है जिसमें ये हुआ था, ये कुछ आप लोगों को नेम याद रहने चाहिए कि अच्छा इस पर्टिकुलर केस से जो है ये सेटलमेंट आया था. अब हम लोग जो है इसके अंदर की पूरी स्टोरी नहीं पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या था क्या क्या नहीं था, बट स्टिल हमें जो है इतना पता होना चाहिए कि अच्छा ये पर्टिकुलर जो है केस जो है आया था कोर्ट के सामने एंड उसके बाद में उसकी हियरिंग से हमें जो है ये समझ में आया कि हाँ ये पर्टिकुलर जो है ये पार्टनरशिप कहलाएगा. ठीक है. When there is an addition into the partnership, the old account can be continued if the balance in the account is in credit. अगर कोई न्यू एडिशन है तो और अगर अकाउंट क्रेडिट में है तो जो ओल्ड अकाउंट है वो ऑपरेट किया जा सकता है. बट व्हेन देयर इज अ डेबिट बैलेंस द ओल्ड अकाउंट शुड बी क्लोज्ड एंड अ न्यू अकाउंट शुड बी ओपन्ड to avoid operation of the Clayton's rule, which states that the first item on debit side is discharged by the first item on credit side and so on chronologically. The liability is thus crystallized and future credits are not adjusted against old liabilities और ड्यूज. इफ अगर अकाउंट क्रेडिट में है तो अकाउंट जो है ओल्ड वाला अकाउंट चल सकता है, लेकिन अगर अकाउंट डेबिट में है तो ऐसे केस में ओल्ड अकाउंट को बंद करना पड़ेगा अगर कोई न्यू एडमिशन होता है तो. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्लेटन्स लॉ, क्लेटन्स रूल क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि अगर कोई भी चीज डेबिट में है, ठीक है, अगर एक आइटम डेबिट में तो जो सबसे पहले अमाउंट क्रेडिट होगा वो इसको सेटल करेगा.
देन द नेक्स्ट फिर से जो है अगर उतना अमाउंट सेटल नहीं कर पाया तो और अगर जो डेबिट है तो और जो क्रेडिट होगा वो इसको सेटल करेगा। दैट मींस डेबिट क्रेडिट जो है वो एक दूसरे से क्या होते जाते हैं, कैंसिल होते जाते हैं। और ऐसे केस में जो एक न्यू एडमिशन हुआ है, जो न्यू पार्टनर आया है, वो तो लायबल ही नहीं है कोई भी डेबिट वाले जो है ट्रांजेक्शंस के लिए, राइट। सो इसके लिए जो है अगर कोई भी डेबिट अकाउंट होता है तो उसे क्लोज करने की जरूरत होती है। ऑल राइट, आई गेस इतना क्लियर है। व्हाट इज क्लेटन्स रूल, आई गेस क्लियर है कि एक जो डेबिट, फर्स्ट जो डेबिट आइटम होता है वो क्रेडिट से क्या होता है, कैंसिल आउट होता है, फिर नेक्स्ट डेबिट क्रेडिट ऐसे जो है ये कैंसिल आउट होता है और ये क्रोनोलॉजिकली चलता रहता है। So the rule that the partner is the agent of the firm for the purpose of a business of the firm cannot be applied to all transactions and dealings between the partners themselves, where two of the partners of the firm executed a promissory note in favor of the third partner, agreeing to pay him a certain sum due to him. It was held that remaining partners are not bound. होशियार सिंह वर्सेस उदयराम एयर 1929। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या बोला गया कि जो रूल है दैट पार्टनर जो है वो एजेंट है फर्म के, वो एक किसके लिए बोला जा रहा है, पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, ठीक है, कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल ट्रांजेक्शंस एंड डीलिंग बिटवीन द पार्टनर्स देमसेल्फ। अब जो है सारे जो पार्टनर्स है वो एजेंट है, वो एजेंट किस लिए है, जो भी एक पर्पस है उस फर्म का, वो फर्म जिस भी पर्टिकुलर रीजन से सेटअप हुई है उस रीजन की वजह से या उस पर्पस के लिए जो है सारे जो पार्टनर्स है वो कलेक्टिवली एजेंट कहलाएंगे। लेकिन अगर पार्टनर की आपस में कोई डीलिंग है तो उसके लिए जो है वो एक पार्टनरशिप को नहीं बोलेंगे कि भाई ये जो है हम एजेंट है। अगर आपस में कोई ट्रांजेक्शन, आपस में कोई डीलिंग हो रही है तो वो सेपरेट रखी जाती है। Where two of the partners of the firm executed a promissory note in favor of the third partner, agreeing to pay him a certain sum due to him, it was held that remaining partners are not bound. अब मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है, 5 पार्टनर्स है उसमें, ए बी सी डी। ए और बी ने जो एक प्रॉमिसरी नोट इशू किया किसके लिए, सी के लिए, इन्होंने जो है सी को एक प्रॉमिसरी नोट दिया। अब मान लो इसका पेमेंट ए और बी नहीं कर पाए तो इसके लिए पूरी पार्टनरशिप फर्म को जो है लाइबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि सी और जो डी और ई है इनका तो कोई लेना देना ही नहीं था, राइट। सो ऐसे केस में सिर्फ जिसने जो है ये जो ट्रांजेक्शन इंटरनली जो आपस में जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो पार्टनर्स अपनी अपनी जो है इंडिविजुअलिटी के हिसाब से जो है ट्रांजेक्शन करेंगे। ऑल राइट, अदरवाइज अगर कोई पर्पस, जिस पर्पस से जो है फर्म सेटअप हुई है, अगर उसके लिए कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ऐसे केस में सारे पार्टनर्स जो है वो लाइबल होते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर डिसॉल्व्स द पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली, किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई तो ऐसे केस में जो पार्टनरशिप फर्म है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग ऑन टू द कंट्रारी, और अगर इसके एब्सेंस में दैट मींस कंट्रारी पे इसके अलावा जो है अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया हो तो, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ द डिक्रीज्ड पार्टनर, द बैंकर शुड क्लोज द अकाउंट ऑफ द फर्म एंड सिक्योर अ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द कोर्ट। द अकाउंट would henceforth be styled as for R.K. Doble, decreased Ritesh Mittal, executor administrator। ये जो है ये एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर, इसे भी हम लोग आगे वाले हमारे जो टॉपिक्स होने वाले उनमें पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर किसी भी जो है पार्टनर की डेथ होती है तो ऐसे केस में जो अकाउंट्स है वो क्लोज कर दिए जाएंगे, और वो जो डेथ हुई है जिसकी, उसकी लायबिलिटी कितनी थी वो बैंक जो है वो चेक करती है, एंड देन उसके बाद में अगर उसके जो है और कोई लायबल है तो वो चीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। All right. Now, retirement of a partner needs stoppage of the bank account operation because the liability of the retiring partner towards the bank and the third party ceases if a public notice is given in the local newspaper in respect of transaction undertaken subsequent to the date of retirement. A new account should be opened. In case of any kind of retirement, जो old account है वो close किया जाएगा, और जो new partnership है जिसमें कि वो retired person नहीं है उसके लिए जो है new account open कर दिया जाता है, ठीक। Then comes limited companies account। अब अगर कोई लिमिटेड कंपनी है, दैट मीन्स अगर कोई एक प्राइवेट कंपनी है तो ऐसे केस में जो है उसका अकाउंट कैसे ओपन किया जाएगा। सो कंपनी इज अ लीगल एंटिटी एंड कैन ओपन अकाउंट इन द सेम वे एज एनी अदर पर्सन।
कंपनी क्या है, एक लीगल एंटिटी होती है कंपनी के पास में, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी सिर्फ एक कंपनी के नेम पे क्या होता है, हम कोई भी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं एंड उसे ऑपरेट किया जा सकता है। जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन का खुद के नेम पर अकाउंट ओपन होता है, वैसे ही एक कंपनी, एक जो लिमिटेड कंपनी होती है उसका खुद के नेम पर क्या हो सकता है, अकाउंट ओपन हो सकता है एंड जो सारी डीलिंग्स है वो उस कंपनी के नेम से ही क्या होती है, जो है अंडरटेक की जाती है। कंपनी को क्या बोला जाता है, दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। इसे हम 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट की कंपनी हो सकती है या फिर 1 पर्सन कंपनी भी हो सकती है। सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अगर हम बात करें, सो इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अनदर कंपनी दैट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी इवन इफ रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पब्लिक कंपनी क्या हो गई, वो कोई भी कंपनी जो कि प्राइवेट नहीं है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी दैट मीन्स उसके पीछे जो है प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा जाता है, उसे जो है पब्लिक कंपनी बोला जाता है जिसके शेयर्स वगैरह ट्रेड किए जाते हैं। ऑलराइट, तो अगर कोई भी सब्सिडरी कंपनी है किसी भी दूसरी कंपनी की जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो ऐसे केस में वो जो पर्टिकुलर कंपनी है उसे भी क्या बोला जाएगा, उसे भी पब्लिक लिमिटेड ही बोला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड मैं बोल रही हूं, यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड नहीं है इसलिए जो है ये प्राइवेट कंपनी नहीं है। जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी होती है उसमें एक ही डिफरेंस होता है, या एक डिफरेंस जैसे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर एबीसी लिमिटेड लिखा है सो दिस इज पब्लिक कंपनी, और अगर लिखा है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, ये है एक प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो अगर इसकी कोई एक सब्सिडरी जो है ओपन कर दी जाए तो वो सब्सिडरी भी क्या बनेगी, वो सब्सिडरी भी पब्लिक कंपनी बनेगी। दैट मीन्स पब्लिक कंपनी बेसिकली वो हो जाती है जिसके जो शेयर्स है वो ट्रेड किए जाते हैं। नाउ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड अगर हम बोले, सो इट हैज मिनिमम ऑफ 2 members एंड मैक्सिमम ऑफ 200 members with a minimum paid up share capital as may be prescribed. Maximum number does not include members who are in employment of the company. It restricts the right to transfer its share and does not permit invitation to public to subscribe for any of these securities. Section 268 of the Companies Act 2013 जो है ये बताती है। That means प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स है वो कभी भी जो है मार्केट में नहीं आते हैं। ओके, हम जिसके भी शेयर्स मार्केट में देखते हैं दैट इज पब्लिक लिमिटेड, एंड जिसके भी शेयर्स जो है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई या ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी कंपनीज जो कि शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके शेयर्स में एक जनरल पब्लिक जो है वो डील नहीं कर सकती, वो सारी प्राइवेट लिमिटेड होती हैं। देन कम्स गवर्नमेंट कंपनीज वेयर 51% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड by any one or more of the central or state governments including a subsidiary of such a company. The word limited is not required to follow the company's name in such companies. Section 245 of the Companies Act 2013. गवर्नमेंट कंपनी एकदम सिंपल सी, दैट इज जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है। गवर्नमेंट कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड होती है या पब्लिक कंपनी होती है उसे कभी भी गवर्नमेंट कंपनी से जो है कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड इज व्हाट, पब्लिक लिमिटेड जिसके शेयर्स जो है वो हम ट्रेड करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी क्या होगी, जिसमें कि एटलीस्ट 51 शेयर्स किसके पास में है, गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। दैट मीन्स गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी होती है वो। Then 1 person company is a company which has only 1 person as a member and other persons named as nominee. It is on the footing of private limited company. Section 262 of the Companies Act 2013. तो ये जो 4 kinds of companies है उनका डिस्क्रिप्शन हो गया यहाँ पर। अब इनके जो रूल्स है फॉर ओपनिंग द अकाउंट वो चीज हम लोग देखते हैं। So the company should furnish the following for opening the accounts with bank. First one, certified copies of memorandum and articles of association and certificate of incorporation. अब जो कंपनीज होती है उनके पास में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी होता है, जो उनका इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है वो भी होता है। अगर कोई भी कंपनी जो है वो सेटअप हुई है तो उनके पास में ये चीजें होती ही होती हैं। सो दैट मीन्स कि जब एक अकाउंट ओपन किया जा रहा है तो इनकी सबकी जो है सर्टिफाइड कॉपीज जो है वो डिपॉजिट करनी पड़ती है या वो जो है एक बैंक को लेना होता है, ठीक है।
नेम ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एज स्टेटेड इन द आर्टिकल, ये जो आर्टिकल्स है इनमें जो भी नेम क्या है स्टेट किया गया है, बताया गया है डायरेक्टर का, वो बताना होता है। Copy of resolution appointing the bank as company's bank and names of the person authorized to operate the account. Then the specimen signature of all authorized officials who would operate the account. Then comes copies of the balance sheets in case of existing companies. All right, अगर कोई existing companies है तो उनकी balance sheet की भी जो है copy होती है। The company should ensure that it authorizes its employee to collect cash payment. ये सारी चीजें अब कंपनी के साइड से कंपनी को ध्यान रखनी है, ठीक है। दैट मीन्स जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, एक बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा, तो हम जो है एक जो भी कंपनी है उसे बोलेंगे कि देखो ऐसा ऐसा है, जो कि आपको भी मानना होगा। दैट इज इट अथोराइजेस इट्स एम्प्लॉइज टू कलेक्ट कैश पेमेंट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्रॉड्स एंड ऑपरेशनल डिफिकल्टीज। देयर शुड प्रेफरेबली बी एट लीस्ट 3% एट अ टाइम टू ऑपरेट दी अकाउंट, ठीक है। 3 पर्सन होने चाहिए एक टाइम पर, ताकि वो जो है अकाउंट को ऑपरेट कर सके जब हम कंपनीज की बात कर रहे हैं तब। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट डेथ ऑफ एन अथोराइज्ड सिग्नेटरी डज नॉट रिक्वायर stopping of the payment of check signed by such signatory since the company is in existence। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो मान लो जो भी एक अथोराइज्ड पर्सन है, जो भी अथोराइज्ड सिग्नेटरी उसने साइन कर दिया एंड देन उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है, किसी भी चेक पे साइन कर दिया उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में वो जो चेक है वो क्या है, वो लीगल रहेगा एंड वो ऑपरेट किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी तो एग्जिस्ट कर रही है ना, कंपनी में तो कोई दिक्कत नहीं आई है। लिमिटेड कंपनी डूइंग ट्रेडिंग हैज इम्प्लाइड powers to borrow, while a non-trading company is required to specify it in its memorandum of articles, ठीक है। Then a check payable to the company should never be deposited in the personal account of the director, as it would amount to negligence under section 131 of Negotiable Instrument Act 1881। जो भी चेक डिपॉजिट किया गया है वो किसी भी डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। कंपनी का खुद का अपना एक अकाउंट है, उस अकाउंट में जो है क्या जाएगा, वो चेक डिपॉजिट किया जाएगा, ठीक है। देन कम ट्रस्ट अकाउंट। अब जो है ट्रस्ट का अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें जो है वो ध्यान रखनी होगी। A trust is an obligation annexed to the ownership of a property arising out of confidence reposed in and accepted by a person for the benefit of another or the another owner। बहुत ही सिंपल सी चीज है। ट्रस्ट क्या है कि मुझे जो है कोई अकाउंट खुलवाना था, लेकिन मैं खुद ना ओपन करके या मैं खुद ऑपरेट ना करके, द बेटर वर्ड वुड बी कि मैं खुद ऑपरेट ना करके मैंने किसी पर्सन को मेरे बिहाफ में क्या बोला है कि आप ऑपरेट करोगे, आप सारी चीजें करोगे। दैट मीन्स आई एम ट्रस्टिंग दी अनदर पर्सन। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम माइनर मेजर का जो रिलेशन होता है। एक माइनर के नेम पे अकाउंट ओपन होता है, एक माइनर जो है उसकी के नेम पे सब कुछ होता है, लेकिन सारी चीजें ऑपरेट कौन करता है जब तक वो माइनर मेजर नहीं बनता, उसका जो गार्जियन है। तो गार्जियन जो है उस पर ट्रस्ट किया गया है कि आप जो हो माइनर के बेनिफिशियरी के लिए, माइनर के बेनिफिट के लिए जो है ये जो अकाउंट है वो ऑपरेट करोगे, ठीक है। सो इसमें जो है आपको 4 टर्म्स याद रखना है। क्या है? द पर्सन हु रिपोजेस और डिक्लेयर्स कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। अगर माइनर मेजर का ये एग्जाम्पल ले तो इसमें ऑथर ऑफ द ट्रस्ट कौन होगा? माइनर। दैट मीन्स माइनर इज ट्रस्टिंग हुम अ मेजर, कि वो जो है अकाउंट को सही तरीके से ऑपरेट करेंगे, ठीक है। सो ऑथर ऑफ द ट्रस्ट हो गया माइनर। उसके बाद में द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड ट्रस्टी। जिसने एक्सेप्ट किया इस कॉन्फिडेंस को वो होगा ट्रस्टी। दैट मीन्स जो उसका गार्जियन है, माइनर का जो गार्जियन है वो क्या हो जाएगा? वो ट्रस्टी हो जाएगा। द पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द कॉन्फिडेंस इज एक्सेप्टेड इज कॉल्ड बेनिफिशियरी। अब अगर ऐसे केस मिले तो किसके बेनिफिट के लिए ये कॉन्फिडेंस एक्सेप्ट किया है? जो माइनर है उसके बेनिफिट के लिए, राइट। तो ऐसे केस में जो माइनर है वो बेनिफिशियरी भी होगा। और द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द ट्रस्ट इज क्रिएटेड इज कॉल्ड ट्रस्ट डीड। ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है, ये जो पूरी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसे क्या बोला जाएगा? दिस वुड बी नोन एज ट्रस्ट डीड। तो ये 4 जो हमारे नेम्स हैं, टर्म्स हैं, ये एक ट्रस्ट में आप लोगों को पता होने चाहिए कि किसे क्या बोला जाता है। नाउ रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट एंड ऑपरेशन। अब इसके जो रूल्स हैं फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेशन ये देखें। सो कॉपी ऑफ अ ट्रस्ट डीड इज टू बी एग्जामिन्ड टू ascertain the powers and functions of the trustees।
ट्रस्टी जो है उसकी क्या क्या जो है पावर है, उसके पास में क्या क्या फंक्शन है, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, कॉपी होनी चाहिए ट्रस्ट डीड की। ट्रस्ट डीड में ही लिखा होगा कि ये जो है एक जो ट्रस्टी है वो ये चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, अगर ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस आता है तो कब जो है पेमेंट स्टॉप हो सकता है, कब किया जा सकता है, ये सब कुछ जो है ट्रस्ट डीड में बढ़िया से जो है प्रॉपरली लिखा गया होगा। तो वो जो ट्रस्ट डीड है उसकी कॉपी सबमिट करनी होगी जब अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। In the case of 2 or more trustees, unless specially stated in the trust deed, all the trustees will operate the account jointly. Okay? On the death of one or more trustees, the authority will be vested in the remaining trustees. When all the trustees are dead or retired, new trustees will be appointed by the court. ठीक है? अगर सारे ट्रस्टीज की डेथ हो जाती है या रिटायर हो जाते हैं तो ऐसे केस में जो न्यू ट्रस्टी है वो कोर्ट जो है क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। या फिर अगर एक किसी की भी अगर डेथ होती है, अगर एक से ज्यादा ट्रस्टी और अगर किसी एक की भी डेथ हो जाती है तो जो बाकी के बचे हुए ट्रस्टी हैं वो लोग क्या करेंगे, वो ऑपरेट कर सकते हैं अकाउंट को। द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ ट्रस्टी इज नॉट द इंसॉल्वेंसी ऑफ द ट्रस्ट। अगर ट्रस्टी की इंसॉल्वेंसी है तो उसका मतलब ये नहीं कि ट्रस्ट जो है वही इंसॉल्वेंट हो गया। क्या होगा, अगर एक ट्रस्टी जो है वो इंसॉल्वेंट हुआ है तो दूसरा ट्रस्टी क्या कर दिया जाएगा, अपॉइंट कर दिया जाएगा। Trustees cannot delegate his or their power unless specially authorized by the trust deed. ट्रस्टीज जो होते हैं वो अपने मन से जो है पावर को क्या नहीं कर सकते, डेलीगेट कर सकते। ठीक है, डेलीगेट नहीं कर सकते अपने मन से अगर वो ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ नहीं है तो। लेकिन अगर ट्रस्ट डीड में कोई भी एक जो है पर्टिकुलर रूल या कोई भी एक पर्टिकुलर जो है सिनेरियो ऐसा बनाया गया है कि हाँ अगर ट्रस्टी चाहे तो वो इस केस के अंदर जो है क्या कर सकता है, पावर्स को डेलीगेट कर सकता है, तो तब जो है ट्रस्टी के पास में ऑप्शन होता है कि वो डेलीगेट कर दे। अदरवाइज जो है ट्रस्टी खुद अपने मर्जी से कोई भी पावर को जो है डेलीगेट नहीं कर सकता है। चैरिटेबल ट्रस्ट आर रिक्वायर्ड इन सेवरल स्टेट्स इन इंडिया to be registered with the charity commissioners such as authority under the Public Trust Act. A copy of the registration certificate should first be obtained before opening such an account. जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो रिक्वायर्ड है सेवरल स्टेट्स में इंडिया के, और मतलब कि रिक्वायर्ड क्या है चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, क्या रिक्वायरमेंट है कि वो रजिस्टर्ड रहे किसके अंदर, चैरिटी कमीशन के अंदर, सच एज अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, इन सब के अंदर। ठीक है, देन कम्स एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। अब एग्जीक्यूटर कौन होता है, जब एक पर्सन विलिंगलेसली जो है किसी को अपने बिहाफ में, या हम बोलें कि उसकी डेथ के बाद में जिसे अथोराइज करता है कि हाँ ये हमारा अकाउंट ओपन कर सकता है, उसे हम एग्जीक्यूटर कहते हैं। मतलब कि जब पर्सन ने खुद ने अगर किसी को अपॉइंट किया है तो वो एग्जीक्यूटर कहलाता है। और जब पर्सन, एक जो पर्सन है जिसका अकाउंट है, उसने जो है अपने विल में नहीं लिख के भेजा या नहीं ये चीज़ जो है बताई है बैंक को कि कौन जो है उसकी डेथ के बाद में अकाउंट को ऑपरेट करने वाला है, तो ऐसे केस में कोर्ट किसी को अपॉइंट करती है एंड उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा एंड बेसिक सा डिफरेंस होता है बिटवीन एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, और ये चीज जो है, ये जो एक स्लाइड सा डिफरेंस है, यही आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। ऐसे जो छोटी छोटी चीजें होती है ये कई बार जो है आपकी एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है एंड वहीं पर ही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो द एग्जीक्यूटर इज अपॉइंटेड बाय अ विल। अब विल क्या होता है, एक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ, या एक हम बोलेंगे कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि बताया गया है, जिसमें कि लिखा गया है कि हाँ आफ्टर मेरी डेथ ये पर्सन जो है वो अपॉइंटेबल होगा या वो अथोराइज्ड है कि वो मेरे अकाउंट में जो भी जितना भी डिपॉजिट है वो उसे दे दिया जाए। ठीक है, नाउ द एडमिनिस्ट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। The account should be opened strictly in accordance with the probate or the letter of succession or the letter of administration or the administrator's general certificate issued by a competent court or authority. So basically ये सारे जो documents हैं ये क्या है, ये सारे जो documents हैं ये आपके वो आपकी जो विल है, दैट मीन्स ये जो विल है इसे एक्सप्लेन करने वाले सब कुछ जो है उसमें लिखा हुआ पूरा जो है डॉक्यूमेंट्स जो है उनमें प्रॉपरली लिखा हुआ कि देखो आफ्टर द डेथ ऑफ दिस पर्सन ये जो है क्या किया जाएगा, इसे जो है अथोराइज्ड है और ये लीगल है, ये जो है बाय लॉ क्या किया जा रहा है, अपॉइंट हम कर रहे हैं। ऑल राइट, सो दिस इज एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, उनके अकाउंट ओपन करने में ये सारी चीजें ध्यान रखनी है।
Then comes cooperative societies. So rules and bylaws are to be examined to ascertain if there are any restrictions on opening of the bank account with the commercial bank. कई बार ऐसा होता है कि जो cooperative societies हैं वो अपना जो बैंक अकाउंट है वो cooperative जो बैंक्स हैं उन्हीं के साथ में क्या कर सकती है, ओपन कर सकती हैं. लेकिन अगर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर जो ये cooperative societies है ये अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है विद कमर्शियल बैंक ऑल्सो. तो बिफोर ओपनिंग अ अकाउंट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या चीज हमें ध्यान देनी है कि कमर्शियल बैंक में अकाउंट ओपन करने से वो रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है. ऑलराइट. Some states have restriction as to opening a bank account other than with the cooperative banks without permission from the registrar of cooperative societies and with certain conditions. These conditions like maximum balance etc. should be observed by the bank. All right. Investment of funds can be made with any bank or person carrying the business of banking approved for its purpose by the registrar. Section 32 of Cooperative Societies Act 1912. जो सेक्शन 32 है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 का, वो क्या बोलता है कि जो इन्वेस्टमेंट है फंड्स का किसी भी बैंक में, किसी भी पर्सन में, किसी भी बैंक में, किसी भी जो है बिजनेस जो कैरी कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो अप्रूव्ड होना चाहिए बाय दी रजिस्ट्रार. जो रजिस्ट्रार हैं ऑफ दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो अप्रूव कर दें, उसके बाद में जो है कोई भी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट या बैंक अकाउंट जो है वो कमर्शियल बैंक के साथ में भी ओपन किया जा सकता है. रेजोल्यूशन टू ओपन अ बैंक अकाउंट विद द सिग्नेचर्स ऑफ 3 persons विद president, secretary or treasurer. Out of these 3, signature of a president and one of the others are essential. जब भी एक अकाउंट ओपन करना है तो उसमें प्रेसिडेंट के तो सिग्नेचर लगेंगे ही लगेंगे, इसके अलावा सेक्रेटरी या ट्रेजरर इन दोनों में से किसी का भी जो है सिग्नेचर उसमें जरूरी है और उसके बाद में जो है अकाउंट ओपन किया जा सकता है. देन गवर्नमेंट एंड पब्लिक बॉडीज, बहुत ही क्लियरली हमें पता है कि बैंक्स अपार्ट फ्रॉम जनरल पब्लिक जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स है वो भी ऑपरेट करती है. अब कौन सी गवर्नमेंट कहां पर अकाउंट खुलवाती है ये चीज देखें. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस आर गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कंपिलेशन ऑफ ट्रेजरी रूल्स एंड अकाउंट कोड्स. ये आपको जो है ऑर्गेनाइजेशंस के नेम याद रखना है कि किसका अकाउंट, कौन सी गवर्नमेंट का अकाउंट कहां से कैसे जो है मैनेज किया जाता है, कौन जो है ओपन कर सकता है. The state government transactions are governed by the state financial handbook of that state. The main function of banks in conducting government business consists of paying, receiving, collecting and remitting money on behalf of the government departments. जो मेन फंक्शन है बैंक्स का गवर्नमेंट बिजनेस को कंडक्ट करने का, उसमें क्या क्या होता है, पेइंग, रिसीविंग, कलेक्टिंग या रिमिटिंग जो मनी है. All right. Banks, while opening the accounts of government and public bodies, should also obtain a copy of the letter of authority issued by the competent authority for opening the account. ठीक. Now payments जो है वो कैसे किए जाते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में. So the government department are authorized to issue checks within the drawing limit permitted to them. बहुत ही सिंपल सी चीज है. ओके. सेल्फ ड्रॉइंग इन कैश आर अलाउड फॉर सैलरी एंड एक्सपेंसिव. जो सेल्फ ड्रॉइंग है कैश के उसमें, मतलब कि चेक या वो जो है हम ये बोलें कि डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करके अगर कैश में अगर गवर्नमेंट ड्रॉ करना चाहती है मनी तो वो कर सकती है इफ सैलरी एंड एक्सपेंसेस पे करने हो तो. स्पेशल checkbooks आर इशूड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. दे आर सप्लाइड बाय द डिपार्टमेंट्स एंड आर पेड फॉर बाय द बैंक्स. नो ओवरड्राफ्ट इज टू बी अलाउड इन दीज अकाउंट्स. The credit to these account is received through budget allocations by the respective ministries. क्रेडिट कहाँ से आता है ऐसे अकाउंट में, डेबिट तो ऐसे ऐसे हो जाता है, समझ में आ गया. क्रेडिट कहाँ से आता है, जो वेरियस बजट एलोकेशन है, वेरियस मिनिस्ट्रीज को जो एलोकेट किया जाता है, जो अलग अलग अमाउंट ऑफ बजट है वैसे जो है क्रेडिट आता है. रिफंड ऑर्डर्स आर इशूड बाय द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट इन फेवर ऑफ पेईज. Refund orders are also issued by the income tax department with a related advice. While paying, the banks should have checks as well as advice. At the time of payment, advice is also received by payee along with the check. पे करते टाइम जो है बैंक के पास में चेक भी होना चाहिए, साथ ही साथ में क्या होना चाहिए, एडवाइस भी होना चाहिए गवर्नमेंट की कि वो जो है पेमेंट कर सकते हैं. Such refund orders are quasi negotiable and do not attract any stamp discharge. ठीक है.
देन ओपनिंग ऑफ पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अगर कोई पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट जो है वो अगर ओपन करना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, जैसे कि हमने देखा कि ओवरऑल ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट हो गया, एक एक अकाउंट हो गए, लेकिन अगर उसमें जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं अगर उन्हें अपने जो है कुछ डे टू डे फंक्शनिंग के लिए या जो छोटे मोटे काम होते हैं जिनका रिकॉर्ड ट्रेजरी में ही होना जरूरी नहीं होता है, तो ऐसे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए अकाउंट्स ओपन किए जा सकते हैं, ठीक है, दैट इज पर्सनल अकाउंट ओपन हो सकते हैं। कैसे होंगे वो चीज को देख लेते हैं। सो देयर आर सर्टन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लाइक फॉरेस्ट, लोकल फंड्स एक्सेट्रा एज अथोराइज्ड बाय एजी ऑफिस वेयर चेक्स आर ड्रॉन बाय द अथोराइज्ड ऑफिशियल इन दीज डिपार्टमेंट्स एंड presented at the bank directly for payment without the intervention of the treasury, ठीक है। such accounts are opened as current accounts, ऐसे अकाउंट जो वो current account के जो है फॉर्म में ही ओपन किए जाएंगे। Details like authority of opening account, checkbooks issued, person authorized to draw checks, drawing limit etc. are noted। ये सारी जो डिटेल्स है ये बतानी पड़ती है और ये सारी जो डिटेल्स है ये उसमें जो है पूरा अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर क्या की जाती है, बताई जाती है। The checks issued are valid only for 3 months. The validity of 3 months end at the end of the calendar month. Government officials are also authorized to open accounts in their personal names for disbursement etc. जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो अपने पर्सनल नेम पर भी जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ओके। ऐसे अकाउंट जिसमें कि करेंट अकाउंट ओपन होगा और जिसका जो पूरा जो हम ये बोलेंगे कि जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो ट्रेजरी से नहीं दी जाती है, नहीं जो है उसमें नोट डाउन की जाती है। Such accounts are opened and closed by the officials after the purpose is served। और ऐसे जो अकाउंट्स हैं वो ओपन किए जाते हैं किसी भी ऑफिशियल से और वो क्लोज भी कर दिए जाते हैं जब जो भी पर्पस है वो सर्व्ड हो जाए, जो भी पर्पस से ओपन किया गया है वो पर्पस जब फुलफिल हो जाता है तो ऐसे अकाउंट्स को क्लोज भी कर दिया जाता है। ऑल राइट, सो दीज वर गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। और भी जो वेरियस काइंड्स ऑफ हम लोगों ने अकाउंट्स देखे हैं कि एक बैंक जो है वो अपने वेरियस कस्टमर्स के लिए कैसे कैसे अकाउंट्स खोलते हैं, क्या क्या चीजें माननी होती है, क्या क्या चीजों पर ध्यान देना होता है, वो सारी चीजें जो है वो हमने इस वीडियो में समझी है। आई होप सो कि ये सारी चीजें जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को और देना चाहूंगी, दैट इज ये जो सारे वीडियोज है ये आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन उसके अपार्ट हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, वहां से भी इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे करना है, सिंपल सा प्रोसेस है, वो हम सीख लेते हैं। आप लोगों को गूगल ओपन करना है, वहां पर आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसे आपको स्क्रॉल करना है, जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर वेरियस जो है कोर्सेज दिखेंगे, उसमें से आपको जैप कैप दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने से उसके अंदर की जो प्लेलिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाएंगी। इनमें से आपको जो भी पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिएगा। वॉच नाउ पर क्लिक करने से इस पर्टिकुलर जो हमारा कोर्स है उसके अंदर के जो वेरियस टॉपिक्स हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे। वहां पर वॉच नाउ का ऑप्शन होगा, जिस भी टॉपिक को आपको देखना है, जिस भी वीडियो को आपको पढ़ना है, उसके वॉच नाउ पर क्लिक कर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।